हेलो एवरीवन, अध्ययन लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री। आप हमारी पीडीओ की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है अध्ययन लोक। और हमें किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें जीमेल कर सकते हैं adhyanlok@gmail.com पर, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 5357960006 पर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे आई, उसका नगरीकरण कैसे हुआ और उसके नगर कैसे थे। देखिए, मानव ने ब्रॉन्ज नामक धातु बनाई टिन और कॉपर को मिलाकर। उससे उसने उपकरण बनाए और उससे उसने कृषि करना शुरू करी। और जब उससे उसने कृषि करना शुरू करी तो जो उत्पादन था वो अधिक मात्रा में होने लगा, और फिर उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। और जब व्यापार करा तो उससे समृद्धि आई, और समृद्धि का ही एक रूप नगरीकरण के रूप में दिखा। जो उसके नगर थे वो एकदम वेल डेवलप थे। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट किया करती थी। नालियाँ ढकी हुआ करती थी। जो घर थे उनके मुख्य द्वार मेन रोड की ओर न खुल के गलियों की ओर खुला करते थे। और जो नगर थे वो दो भाग में विभाजित थे। एक भाग था पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ये वेस्टर्न, और एक था पूर्वी टीला, ईस्टर्न। जो वेस्टर्न टीला था वो पूर्वी टीला की अपेक्षा ऊंचे हुआ करते थे। ये दुर्ग, इनको दुर्ग कहा जाता था या सिटाडेल। यहाँ पर उच्च श्रेणी के लोग रहा करते थे, और यहाँ पे मध्यम और निम्न श्रेणी के लोग रहा करते थे। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स का मैप। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही था। और ये देखिए, हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, सुतकांगे इंडोर, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 2 में एक एक करके स्थल पढ़ेंगे, जानेंगे उनको किसने खोजा, वो कहाँ पे स्थित है, और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट मिली चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात पढ़ते हैं हड़प्पा। ये सबसे पहला स्थल था जो खोजा गया। इसी वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रखा गया। इसको खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने 1921 एडी में। पाकिस्तान पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो मिले अवशेष हैं, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले, श्रमिक आवास, अन्नागार, तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिली है, पैर में सांप को दबाए करुण का चित्रण है, गधे की हड्डियाँ मिली। हड़प्पा में पुरुष मूर्तियाँ जो थी वो नारियों की अपेक्षा ज़्यादा मिली। प्रसादान केस, एक विशाल कब्रिस्तान मिला 57 कब्र वाला, जिसका नाम R37 रखा गया था। और ये देखिए, इक्का गाड़ी, तांबे की बनी इक्का गाड़ी, ये छोटी सी खिलौने की टाइप की थी। और ये अन्नागार है। ये दो पंक्तियाँ, इसमें 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ऐसी इधर भी हैं। ये हड़प्पा से मिले। दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो। 1922 एडी में इसको खोजा गया। रखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के राइट साइड पर स्थित है। विशाल स्नानगार मिला, यहाँ से अन्नागार मिला। गिलहरी, कांसे की नर्तकी, ये उसकी इमेज है। ये उस समय का बहुत ही एक फाइन आर्किटेक्ट था। सभा भवन, विशाल आवास, 21 नरकंकाल प्राप्त हुए, लेकिन एक भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा था, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाउंदड़ो, इसको एन गोपाल मजूमदार व मैके ने खोजा था 1931 एडी में। सिंधु प्रांत नदी घाटी पर स्थित है। ये एक ऐसा स्थल था जो दुर्ग विहीन था। मनके का कारखाना है। कुत्ते द्वारा बिल्ली के पीछे किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। प्रसादान केस। और ये जो है लेफ्ट साइड नदी के तट पर स्थित है। 1953 एडी रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज करी। ये गुजरात में मादा नदी के किनारे स्थित है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, धान का भूसा के साथ कहाँ मिले? रंगपुर से मिले थे। लोथल, SR राव ने 1953 एडी में इसकी खोज करी। ये अहमदाबाद के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एक छोटा बंदर कहाँ मिला? डॉकयार्ड, जहाँ पे नाव को ठहराया जाता था, रोका जाता था। मनका बनाने का कारखाना मिला।
अग्निकुंड मिला। चावल यहाँ से भी मिले, रंगपुर से भी इसके साक्ष्य मिले थे। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली, मिट्टी की बनी नाव मिली, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। ये लोथल के जो डॉकयार्ड था या छोटा बंदरगाह था उसकी एक इमेज है। कालीबंगा 1953 एडी अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। जो सबसे ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान गंगानगर जिले में। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। युगल समाधान मिले, काले रंग की चूड़ियाँ मिली, अग्नि वेदिकाएँ मिली, कच्ची ईंटों के बने मकान मिले, जल निकासी प्रणाली का अभाव था, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले यहाँ से। रोपड़, इसकी खोज वाई.डी. शर्मा ने 1953 एडी में की थी। हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल रोपड़ था। यहाँ से मनुष्य एवं कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। आलमगीरपुर, ईस्ट में जो सबसे ईस्ट में पाया गया स्थल है वो आलमगीरपुर है। इसकी खोज 1958 एडी में वाई.डी. शर्मा ने करी थी। यहाँ से कपड़ा बनाने के साक्ष्य मिले। और स्थित कहाँ है ये? हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिले में स्थित है। सरकोडा 1964 एडी जे.पी. जोशी ने इसकी खोज करी थी, गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले यहाँ से। बनावली 1974 एडी आर.एस. बेस्ट ने इसकी खोज करी थी। ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी का बना हल मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला? बनावली से। उन्नत किस्म का जौ मिला, मकान के अंदर अग्नि वेदिकाएँ मिली। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी पूछा जा सका है। सिंधु के तीनों स्तर मतलब प्री, मैच्योर और पोस्ट, तीनों स्तर के साक्ष्य बनावली से मिले थे। कुणाल 1974 एडी जे.पी. जोशी ने इसकी खोज करी थी। ये भी हिसार जिला सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले। धोलावीर ये सबसे लेटेस्ट में खोजा गया स्थल है। 1990 एडी में आर.एस. बेस्ट ने इसको खोजा था। गुजरात के कच्छ खाड़ी में स्थित है। ये नगर 3 भागों में विभाजित है। विशाल जलाशय मिला, सैंदव लिपि में लिखा गया अभिलेख मिला, स्टेडियम एक मिला। ये जलाशय है, इसमें पानी को स्टोर करके रखते थे कृषि के लिए और पीने के लिए, और फिर काफ़ी यूजेज के लिए रखते होंगे। सिंधु घाटी सिंधु घाटी की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे उनका राजनीतिक संगठन कैसा था, सामाजिक संगठन कैसा था, धार्मिक उनका जीवन कैसा था, उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक संगठन। जो सिंधु घाटी है उसकी लिपि कभी पढ़ी नहीं जा सकी, वो पठनीय नहीं थी, इसीलिए आज तक हम जान नहीं सके कि उनका राजनीतिक संगठन कैसा था या उनका शासन कैसे वो चलाते थे। उन सब के बारे में हम कुछ जान नहीं सके आज तक। सामाजिक संगठन 4 जातियों में जैसे आज समाज विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वैदिक पीरियड से बटे, वो भी पोस्ट वैदिक से। यहाँ से पोस्ट वैदिक से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में जो समाज था वो बंटना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले जितना समाज था वो 3 वर्ग में विभाजित था, विशिष्ट, मध्यम एवं निम्न। जो विशिष्ट थे वो वेस्टर्न या पश्चिमी टीले में रहा करते थे, दुर्ग में रहा करते थे, और जो निम्न एवं मध्यम लोग थे वो पूर्वी टीले में रहा करते थे। कुछ विशेषताएं, दास प्रथा का प्रचलन था, स्त्रियों की अच्छी स्थितियों के संकेत मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर मदर गॉडेस की काफ़ी साक्ष्य मिले, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी मातृ प्रधान था। सती प्रथा के संकेत मिले। धार्मिक जीवन इनका कैसा है? देखिए, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं, पशुपति शिव की पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, शिवलिंग एवं योनि पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो धार्मिक विश्वास था वो आज के जो आज का जो हिंदू समाज है उसका जो धार्मिक विश्वास है उसको काफ़ी आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज भी मातृ देवी की पूजा होती है, वृक्ष पूजा होती है, सूर्य पूजा होती है, नाग पूजा होती है, आज भी होती है। ये पशुपति शिवा की एक सील है, इधर हाथी है, गेंडा है, नीचे 2 हिरन है, एक बैल है, इधर गेंडा है, ये एक बाघ है, एक बाघ है, हाथी है, 2 हिरन है, बैल है,
और एक गेंडा है और बीच में पशुपति शिव की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है पशुपति शिव के ही एक रूप अवतार थे। धार्मिक इनका जीवन, जो इनका धार्मिक जीवन था, जो इनका मूल आधार अर्थव्यवस्था का था, वो कृषि था, पशुपालन था, शिल्प था, व्यापार था। पशुपालन जो था वो मेसोलिथिक पीरियड से शुरू हो गया था और जो कृषि थी वो नियोलिथिक से थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। शिल्प कला काफ़ी डेवलप हो गई थी। जो उद्योग थे, मन का उद्योग, वस्त्र उद्योग, मूर्तियाँ, ये सब, इन सब का भी काफ़ी विकास इस समय हुआ था। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये लोग विदेशों में भी व्यापार करते थे। जैसे लोथल में एक डॉकयार्ड मिला, वहाँ पर फारस की 2 मूर्तियाँ मिली। मेसोपोटामिया में बहुत सारे सैंधवकालीन मोहरें मिली हैं। ये मोहरें हैं 2। उस सब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें कुबड़ वाला बैल और ये एक सिंग वाला जानवर, इन सब की काफ़ी पूजा हुआ करती थी, काफ़ी सम्मानित थे ये लोग। और जो लिपि थी इनकी, ये देखिए लिपि है, ये इन्होंने कुछ लिख रखा है। ये जो लिखते थे वो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते थे। हम लोग जनरली लेफ़्ट से राइट की ओर लिखते हैं, लेकिन ये लोग राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते थे। और जो मोहरें बनती थी वो कालची मिट्टी, गोमत, सेलखड़ी की ज़्यादातर बनती थी। सबसे ज़्यादा जो बनती थी सेलखड़ी से बनती थी। सेलखड़ी एक कोमल पत्थर होता था जो नदी के तल पर पाया जाता था। अब सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ, इसके बहुत सारे मतभेद हैं। आज तक ये मिस्ट्री बना हुआ है कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ। इस पे आज भी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे विद्वानों ने अपना तर्क दिया है। कुछ है जैसे M.R. साहनी, जॉर्ज F. डेल्स, राइक्स ने बोला भूतात्विक परिवर्तन के कारण। मार्स मैके S.R. राव ने बोला बाढ़ द्वारा। R.L. स्टाइन, अमनल घोष ने बोला जलवायु परिवर्तन के कारण। मार्शल और ने बोला प्रशासनिक स्थिरता के कारण। W.F. अल्ब्राइट ने बोला विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण। K.R. कैनेडी ने महामारी के कारण बोला। गार्डन एवं व्हीलर चाइल्ड ने आलुक का आक्रमण बोला। देखिए, इसका तो आज तक पता ही नहीं चल सका कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। उससे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक जान लीजिए, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी एक स्थल है हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में है। ये पाया गया 2014 की रिसर्च में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है, ना कि मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से भी काफ़ी बड़ा है। और अभी तो ये इसका जो साइज़ है वो और भी बड़ा निकलेगा, क्योंकि अभी और भी रिसर्च इस पर चल रही है। राखी गढ़ी से एक DNA, फीमेल स्केलेटन का DNA करा गया था, जिसका स्केलेटन का नाम रखा गया था 16614। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राखी गढ़ी से एक फीमेल स्केलेटन का DNA करा गया जिसका नाम था 16614। ये स्केलेटन का नाम था। अब हम आपको बताते हैं जो सिंधु घाटी का पतन हुआ वो सबसे ऑथेंटिकेटेड अभी तक जो माना गया है वो जलवायु परिवर्तन माना गया है। अभी लेटेस्ट में एक रिसर्च हुई और वो किसके IIT खड़गपुर के नेतृत्व में एक रिसर्च हुई जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस थे, जिनमें एक डेक्कन कॉलेज भी था जो पुणे का है। ये डेक्कन कॉलेज पुणे काफ़ी सालों से हड़प्पन सिविलाइजेशन पे वर्क कर रहा है। IIT खड़गपुर के नेतृत्व में एक रिसर्च हुई और उसमें पाया गया कि जो सिंधु घाटी का पतन हुआ वो उसका सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन। उन्होंने पाया कि जो इंडिया में मानसून लाता है, लो प्रेशर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ, इसके बारे में आप जब इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तब काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। तब तक ये जान लीजिए जो इंडिया में मानसून लाता है वो
लो प्रेशर ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के कारण आता है, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसका जो प्लेस है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, और इसके प्लेस के चेंज होने की वजह से जो वर्षा है वो जहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ पे वर्षा कम हो गई, यहाँ से यहाँ पे इसका चेंजमेंट हो तो यहाँ पे वर्षा कम होगी। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, जो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेंटर था वो एकदम वेस्टर्न में था, फिर बारिश कम हुई धीरे, फिर ये मैच्योर पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो की तरफ इसका सेंटर आ गया, थोड़ा बहुत इधर धोलावीरा की साइड आ गया, और उसके बाद फिर जब मानसून की कमी हुई तब फिर ये लोग राखी गढ़ी इधर घग्गर अकड़ा बेल्ट की तरफ बढ़ गए। तो ऐसा माना जाता है कि जो ITCZ के शिफ्ट होने के कारण मानसून कम पड़ गया, बारिश कम होने लगी, तो लोगों का रहना मुश्किल हो गया। वो एक क्लाइमेट रिफ्यूजी हो गए थे जो धीरे धीरे गंगा नदी की तरफ माइग्रेट हो गए। फिर जब मानसून कम हुआ तो वो गंगा यमुना बेल्ट की तरफ माइग्रेट कर गए। धीरे धीरे ऐसे ही करके इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। ऐसा अभी एकदम लेटेस्ट स्टेज में पाया गया है, और जो 2 साइट पे रिसर्च करा गया वो 2 साइट थी, उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। एक था विगा कोट और दूसरा था करीम शाही। ये दोनों गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, आप 45,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है वो, और काफ़ी मार्सी है। वहाँ पे रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब भी इन लोगों ने रिसर्च करी इन 2 साइट पर, जहाँ पे पैलियो क्लाइमेटोलॉजी पर स्टडी करी गई, और पाया गया कि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा कारण हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन का। जहाँ पे हमारा वीडियो होता है एंड, तब तक के लिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।